28 नक्षत्र से ही हमारा पूरा गणित चलता था। उसमें श्रावण, भाद्रपद, आसो जो भी महीने आते थे, जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र होना ही चाहिए, ये हमारा शास्त्र पाठ कह रहा है। जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो तो पुष्य नक्षत्र होना ही चाहिए। जब भी रामनवमी आएगी पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। जब भी जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी मतलब श्रावण महीना, वध, पक्ष, अष्टमी और रोहिणी, तीनों का संयोजन होना ही चाहिए। पहले होता ही था, आज भी आकाश की गणना में तो होता ही है। हम लोग ने उसको अलग अलग डिवीजन दे दिया, तो नक्षत्र की जो गणित थी वहीं से प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो आज हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे कि काल गणना का पहले का विषय क्या था और आज हमारे सामने क्या है। आप देख सकते हैं इसमें कि आगम ग्रंथ, जैन आगम ग्रंथ, मैंने यहाँ ये इसका महत्व दिया है, और वेदांग, वैदिक गणित। क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में मैं एक बात बताऊं तो आकाश सबके लिए एक है। बोलो, कोई अलग है? हिंदू का अलग है, जैन का अलग है, मुसलमान का अलग है। आकाश में कभी आपको ऐसा मिला क्या? ग्रह नक्षत्र तो सबके एक ही है, उनका घूमना भी एक है। तो क्या तिथि चंद्र की कला में कोई अलग होगा? क्या जैन की तिथि चंद्र आधा हुआ है और हिंदू की तिथि में क्वार्टर है चंद्र? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो गणित के हिसाब से तिथि अगर लेनी है तो तिथि सबकी एक ही आनी चाहिए। अलग आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। और एक चीज आपको नोट करनी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप नासा की साइट खोलोगे ना, वहां भी आपको चंद्र का महीना 29.5 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओनली 29.5। आपका कोई भी चंद्र, हाँ, वो 29 से 29.5 तक जाता है, पर 29-30 कभी नहीं जाए। चंद्र की कला 30 दिन कभी नहीं लेती। न्यू मून डे टू न्यू मून डे, एक अमास से लेकर दूसरे अमास तक सिर्फ 30 कला आएगी। 30 ही दिन आएगा, 30 दिन के अंदर आएगा। 30 दिन के बाद 30 दिन भी नहीं होता, 29.5 दिन में खत्म। बराबर बराबर। तो हमारे जो 30 तिथि है, तो वो 30 तिथि 30 दिन के अंदर आनी चाहिए या बाहर निकलनी चाहिए? बोलो। पर ऐसा होता है ना, वृद्धि आती है, एक 2-2 दिन बारस चली, 2-2 दिन अष्टमी चली, क्या पॉसिबल है? पहले ये सोचो, पॉसिबल है? अगर 2 दिन अष्टमी चलाओगे, चंद्र की कला रुक गई आकाश में, 48 घंटे के लिए रुकी? नहीं रुकी। ये गणित समझना है हमको। जब 30 दिन, 29.5 दिन में आपकी 30 तिथि हो जाती है, तो कभी भी एक तिथि दूसरा दिन देखेगी ही नहीं। बराबर। सिंपल गणित ये है कि आपका 30 दिन के अंदर 30 तिथि आपकी 29.5 दिन में हो गई या 29 दिन में हो गई, तो एक दिन 2 तिथि संभव है? नहीं। अब हम ये गणित पे जाएंगे, क्यों आती है? पहले हम ये सोचेंगे वो क्यों आती है, एक दिन में 2 तिथि क्यों आती? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक समय दे दिया कि सूर्योदय के समय जो तिथि है उसको पूरा दिन मानना है, और सूर्य और चंद्र के गणित के हिसाब से तिथि लगा दी। मतलब सूर्य से चंद्र कितना दूर है उसको तिथि माना है। चंद्र फास्ट चलेगा, कल धीमा चलेगा, फिर वापस फास्ट चलेगा, वापस धीमा होगा, उस पर हम तिथि देख रहे हैं। चंद्र की कला से तिथि तो देखना ही भूल गए। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने हमको क्या दिया कि क्वार्टर कब हो रहा है, बराबर, न्यू मून डे कब हो रहा है, फुल मून डे कब हो रहा है, वापस क्वार्टर कब आ रहा है। तो ये जो क्वार्टर और न्यू मून डे उन्होंने जो 4 डिवीजन दिया एक महीने में, वो चंद्र और सूर्य की गति के हिसाब से दिया। तो गति तो छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि दिन तो छोटा बड़ा होता ही है। आपको पता है सूर्योदय लेट होना और सूर्यास्त जल्दी होना पॉसिबल है कि नहीं है? अगर वो पॉसिबल है तो उसके ऊपर से क्या हमको तिथि लेनी चाहिए? अब ये सोचो, चलो, मेजर प्रॉब्लम हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं कि हमने सूर्य और चंद्र की गति से तिथि को माना। इसीलिए आपकी तिथि कभी 20 घंटे में पूरी हो जाएगी, कभी 28 घंटे में कभी। यही गलत है, यही बात गलत। तिथि आपकी 23 घंटा 36 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगी ना उससे कम होगी। ये सबसे महत्व की बात।
और अगर ये प्रोसेस से आप जाओगे ना तो आपकी कभी भी एक दिन में 2 तिथि, 2 बारस, 2 आठम संभव ही नहीं है। और अगर हम लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने 2 बारस गिन ली तो बारस की जगह 13 थी, तो उसके बाद जब तक एक तिथि घटेगी नहीं ना तब तक सारी की सारी तिथि गलत कर रहे हैं। जब तक एक तिथि घटेगी नहीं तब तक सारी तिथि हमने गलत कर दी। अच्छा, ये चीज से अंग्रेजों को तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो कोई चंद्रकला से तिथि या धार्मिक उत्सव तो करते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां रहकर उन्होंने जो हम लोगों के धर्मशास्त्रों पर अटैक जो किया था ना, सबसे बड़ा वो ये। और इसमें एक दूसरी बात ये कर दी कि नक्षत्र, आप थोड़ा एक बदलो, पीपीटी बदलो, नक्षत्र का गणित आएगा, आगे आएगा। देखो, जब सूर्य सर्व अभ्यंतर में उपसंक्रमण करते हुए गति करता है तब 18 मुहूर्त का दिन होता है। ये 18 मुहूर्त का दिन मतलब कि जो आज के समय में 14.5 घंटे का दिन ये होता है, आपका शुरू होता है जून महीने से। जून महीने देखोगे दिन सबसे 21 जून को बोलते हैं सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। तो धीरे धीरे घटते घटते 21 दिसंबर तक वो घट जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। इसी गति को लेकर ही इन लोगों ने चंद्र और सूर्य की गति में ही तिथि को भी डाल दिया है। ये जरूरी है, ये हो रहा है। दिन छोटा बड़ा जरूरी है, हो रहा है, चंद्रकला में नहीं हो रहा है। बराबर? आओ आगे की पीपीटी लो, एक और चेंज करो। देखो, अब यहाँ देखो, पहले चंद्रमास पूर्ण गिना जाता था। पूर्ण से, पूर्ण का मतलब क्या हुआ? अंतिम, खत्म। पूर्ण का अर्थ क्या है? पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णिमासांत। ये महीना खत्म हो गया। शुरू कब से होगा? वध से एकम शुरू होगा। आज पूरा उल्टा चल रहा है ना, आज उल्टा चल रहा है। पूर्णिमांत का अर्थ ये हो गया कि पूर्ण हो गया, आपका महीना ही पूर्ण हो गया। पूर्ण शब्द ही ये कह रहा है। तो श्रावण वध एकम से शुरू, उस समय उस तरह आप देखोगे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आगम में मतलब जब भी आपका युग होगा ना, शुरुआत होगी, कैसे होगी? सर्वप्रथम चंद्र संवत्सर, सर्वप्रथम दक्षिणायन, सर्वप्रथम प्रावृष्ट ऋतु। प्रावृष्ट वर्षा ऋतु का ही दूसरा नाम है। सर्वप्रथम महीना है श्रावण, पक्ष है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी। सर्वप्रथम समय कौन सा है? तो द्रष्टिवश, मतलब नहीं रात नहीं दिन, जहां रात्रि भी नहीं जहां दिन भी नहीं। बोलो ऐसा कौन सा समय आएगा? सुबह 6 बजे हो सकता है, वो तो दिन शुरू हो गया, वहां रात्रि नहीं है। शाम को 6 बजे पॉसिबल है, सुबह 6 बजे पॉसिबल नहीं, तो सूर्योदय के समय कहां से पॉसिबल हुआ? समझ में आ रहा है? हम सूर्योदय से तिथि गिनते हैं। श्रावण वध एकम की शुरुआत हमने सूर्योदय पे ली। क्या पॉसिबल है? ना रात ना दिन चाहिए आपको। ये सिर्फ रात को 12 बजे हो सकता है बस। जहां रात्रि खत्म हो गई, नया दिन शुरू हो गया। आपका 24 घंटे का जंक्शन ही रात 12 बजे है। रात 12 बजे ही आपका एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन आरंभ हुआ। तो हम तिथि की गिनती कहां से करेंगे? रात 12 से। अभी सूर्योदय से तिथि नहीं आएगी। 24 घंटे की तिथि है, रात 12 से दूसरे दिन रात 12 तक आपकी पूरी तिथि चलेगी बस। ये क्लियर हो रहा है? ये शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही। आगे आओ, पहला मुहूर्त है रुद्र मुहूर्त। ये बहुत महत्व की बात है। 30 मुहूर्त दिन के बताए हैं, पीपीटी में आगे आएगा आपको। 30 मुहूर्त का मतलब ये हुआ हर 48 मिनट का एक मुहूर्त। तो पहला मुहूर्त है रुद्र, 9वां मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले होता है, तो 9वां मुहूर्त हो गया। आपको तिथि शुरू करनी थी पहले में, और आप चालू कर रहे हैं सूर्योदय, मतलब 10वें मुहूर्त में शुरू कर रहे हैं। आप सोचो कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं? क्या सूर्योदय समय जो तिथि है उसको मानने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप तो 10वें मुहूर्त में शुरू कर रहे हो तिथि, दिन के 10 मुहूर्त निकल गए, आपको रुद्र मुहूर्त में शुरू करनी। अगर रुद्र मुहूर्त को आप सुबह ले जाओगे तो ब्रह्म मुहूर्त दोपहर को 12 बजे आएगा। चलेगा? चलेगा नहीं।
पहला मुहूर्त है रुद्र, और वो रात 12 बजे होगा ना, तो ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6 बजे होगा, सूर्योदय से पहले। 17वां नंबर है विजय मुहूर्त। ये सब हमको सीखने की जरूरत है। विजय मुहूर्त आपको पता है 12:39 को ही होता है, बहुत सारों को पता होगा, जो भी पूजन करते हैं वही करते हैं। और 28-29वां है वो सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त, 30वां है राक्षस मुहूर्त। ये सब रात्रि के समय, बस राक्षस मुहूर्त में आपका पूरा दिन खत्म हो, वापस रुद्र मुहूर्त से आपका आरंभ शुरू। तो ये और सर्वप्रथम करण है बालव करण, जो करण तो जानते हैं, जो ज्योतिष जानते हैं उसको करण पता है। फिर अभिजीत नक्षत्र, सबसे पहला नक्षत्र अभिजीत में हो जब चंद्र, तभी आपका दिन शुरू होगा। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ने तो अभिजीत नक्षत्र ही निकाल दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के बाद आज वैदिक काल गणना में अभिजीत नक्षत्र में चंद्र कभी भी 24 घंटे के लिए जाता है क्या? अभिजीत नक्षत्र जानते हो किस दिन आता है? मालूम है आपको? आता ही नहीं है, कहां से पता होगा? आता ही नहीं है। हम लोग समझ में आ रहे हैं हम लोगों ने कहां गलती की है? ये शास्त्र बोल रहा है 3000 साल पहले का, ये लिखा हुआ है, आज का नहीं। ये सब लिखा हुआ 3000 साल पहले का। ग्रेगोरियन आने के बाद पूरा चेंज हो गया। आगे आओ दूसरी पीपीटी। और यही चीज यहाँ संहिता में भी लिखी हुई है। देखो, ये वेदांत ज्योतिष सिद्धांत शिरोमणि गणित अध्याय का टॉपिक है। सिद्धांत शिरोमणि में ये चीज आपको मिलेगी, सूर्य सिद्धांत में मिलेगी, भास्कराचार्य जी का लिखा हुआ ये है। और सामने जैन आगम, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति के टॉपिक, दोनों में पूरा गणित एक समान चल रहा है। मतलब ये हो गया कि आज से 3-4 हजार साल पहले, जब तक ये हमारे पास ग्रेगोरियन या अंग्रेज की सिस्टम नहीं आई थी, तब तक हम ये शास्त्र के ऊपर से ही हमारी काल गणना चलती थी। अब चेंज करो आप। देखो, यहाँ भचक्र प्रवह वायु की बात हुई है। भचक्र प्रवह वायु, आपको ध्रुव तारा पता होगा। ध्रुव तारा कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलता, वो उत्तर में ही रहेगा। आप कभी भी अगर तारा दर्शन या आकाश दर्शन देखोगे ना, तो वहां आपको ध्रुव तारा दिखाई दिखाते हैं वो लोग कि ये जगह पे ध्रुव तारा है, वो कभी बदलता नहीं। ये शास्त्र क्या कह रहा था, थोड़ा हम प्राचीन में जाएंगे। जमीन का नाम ही है भूगोल, पृथ्वी और गोल, भू यानी जमीन, बराबर। तो भूगोल है, और ख का मतलब है स्वस्तिक आकाश। ख का अर्थ आप जानते हो ना, ख मतलब आकाश। तो खगोल है वो ऊपर है, भूगोल है वो नीचे। ये बात पहले से बताई गई। पृथ्वी हवा में सिर्फ 400 साल से आई है, उससे पहले थी। उससे पहले पृथ्वी को हवा में हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया। और ये पूरा जो भ चक्र है, प्रवाह वायु, जो दक्षिण और उत्तर प्रांत के नक्षत्रों को ध्रुव संज्ञा की है। और ये भ चक्र प्रवाह वायु में स्थापन करने से सभी ग्रहों के साथ बड़े वेग से वो पूरा भ चक्र घूमता है, ग्रह घूमते हैं, बराबर। इसको भ चक्र कहा, प्रवाह वायु कहा। वेदांत ने उसी चीज को, जैन शास्त्रों ने बोला है ज्योतिष चक्र, जिसके अंदर सारे ग्रह नक्षत्र। रिवॉल्विंग होटल जानते हो ना आप? पूरा बिल्डिंग नहीं घूमता है, खाली बीच का एरिया घूमता है। रिवॉल्विंग होटल तो पता है ना? चकडोल मालूम है ना? मेले में जाते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, पूरा डंडा नहीं घूमता है, खाली चकडोल। तो जो एक्सिस है, जो डंडा है, उसको मेरू पर्वत माना, और आजू बाजू घूम रहा है। मेरू के चारों दिशा में 4 ध्रुव तारे को माना। मेरू की चारों दिशा में 4 ध्रुव तारे को माना है, और वो ध्रुव तारा पूरे ये भचक्र को घुमाता है, वो स्थिर रहता है और घुमाता है। और ये पाठ आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? विष्णु पुराण में मिलेगा, मत्स्य पुराण में मिलेगा, वराह पुराण में मिलेगा, ज्योतिष में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में मिलेगा, सूर्य प्रज्ञप्ति में मिलेगा, जैन शास्त्रों। तो ज्योतिष चक्र ही सबको घुमाता है, ध्रुव तारा स्थिर है और वो बराबर बीच में खड़ा है, और वो पूरे ग्रहों को गोल घुमा, बराबर। आज हम अब शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, तो उस पुरानी बात को भी तो याद करें ना, जरूरी है। आओ आगे भी पीपीटी लो।
नक्षत्र की गणना क्रम में अभिजीत से लेकर उत्तराषाढ़, सबसे पहला नक्षत्र अभिजीत। आज कोई अश्विनी से शुरू करेगा, कोई कृतिका से शुरू करेगा, बराबर। कोई चैत्र महीने में जाएगा तो चैत्र से भी शक संवत शुरू होता है ना, वो लोग कहाँ से शुरू करेंगे? मेष राशि से शुरू करेंगे। सूर्य मेष राशि में आता है तब उनका शुरू होता है। आपको एक बात समझनी है, बहुत सिंपल लॉजिक है। चैत्र से भी आपका गणना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं, सही नहीं है। सही क्या है? देखिए, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन आप जानते हो, दोनों ज्योतिष है तो जानते ही होंगे। उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण कहाँ से शुरू होगा? आपका आषाढ़ महीने से, आषाढ़ पूनम के बाद। आषाढ़ पूर्णिमा में उत्तरायण शुरू होगा, उत्तरायण का एंड होगा, दक्षिणायन शुरू होगा। और सामने मघा मास में माघी पूर्णिमा के बाद आपका उत्तरायण शुरू होगा, दक्षिणायन खत्म होगा। सूर्य चंद्र की दोनों से अगर हम लोग उनकी पूनम अमास में सूर्य चंद्र दोनों आते हैं कि एक ही आता है? पूनम अमास का कारण कौन है? सूर्य चंद्र दोनों है ना। अमास में सूर्य चंद्र साथ में हो जाते हैं ना। सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन भी देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? बोलो। अगर आप वर्ष की शुरुआत करोगे, नए साल की शुरुआत करोगे, तो सूर्य और चंद्र दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो देखना पड़ेगा ना। तो सूर्य का उत्तरायण शुरू हो रहा है आपका श्रावण महीने में, और दक्षिणायन शुरू हो रहा है आपका माघ महीने में। फिर चैत्र से कहां से शुरू होगा? बोलो। जो नया साल चैत्री से कर रहे हैं, गुड़ी पड़वा से, वो पॉसिबल है? पॉसिबल है। विक्रम संवत कहां से शुरू हो रहा है? कार्तिक महीने से, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। मतलब क्या होगा समझो आप। विक्रम संवत शुरू हुआ 2500 साल पहले, विक्रम राजा ने अपने हिसाब से शुरू किया। अच्छा, शक संवत शुरू हुआ शायद 1400-1500 साल पहले, और शक राजा ने अपने हिसाब से शुरू कर दिया। आकाश क्या कहता है? या तो आषाढ़ पे जाओ, आषाढ़ी पूनम, नहीं तो माघी पूनम, कोई तीसरी चीज नहीं आई। समझ में आ रहा है? सूर्य चंद्र क्या कह रहे हैं? सूर्य कह रहा है मैं उत्तरायण शुरू करूं तब क्या करो, या मैं दक्षिणायन शुरू करूं कब तब करो, बीच में नहीं, बराबर। तो इसीलिए ये श्रावण एकम के दिन चंद्र अभिजीत में है और सूर्य है पुनर्वसु नक्षत्र में, तब हमारा नया साल आरंभ होगा। ये शास्त्र के, ये शास्त्र कह रहा है। और इसी को गुरु पूर्णिमा नाम दिया गया। इस दिन गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व आप जानते हो? जानते हो? गुरु पूर्णिमा मतलब क्या हुई कि 12 की 12 पूनम में सबसे बड़ी पूर्णिमा। गुरु का मतलब ही है बड़ा। तो अगर 12 पूनम में गुरु पूर्णिमा बड़ी है, तो गुरु पूर्णिमा खत्म हुई और दूसरे ही दिन से नया साल शुरू होगा कि नहीं? होगा ना, होगा ना। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूनम और श्रावण वद एकम से हमारा नया संवत्सर शुरू। उस दिन चंद्र अभिजीत में होगा, सूर्य होगा। समझ में आई बात? समझ में? आप अगला लो। ये चीज वरामीर का ये लिखा हुआ, ये महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को बताया। ये सारा जो लिखा हुआ आपके सामने शास्त्र पाठ आ रहे हैं, वो 2500-3000 हजार साल पहले के आ रहे हैं, आज का कुछ नहीं आ रहा है, बराबर। आगे की लो, स्लाइड चेंज कर। सर्वप्रथम युग आरंभ समय रात्रि दिन, न रात्रि न दिवस। और ये वरामीर ने पंच सिद्धांतिका में भी ये लिखा है कि लंका में, लंका को माना जाता था तब, आज उज्जैन है ना 0 डिग्री, तब लंका को माना जाता था, लंकोदय मान होता था। पुराने समय में लंकोदय मान, श्रीलंका को लेकर मान किया जाता था। और तब अर्धरात्रि समय दिन की प्रवृत्ति का आरंभ माना है। पंच सिद्धांतिका में भी ये लिखा हुआ, और आगम में भी लिखा। मैंने अभी आपको समझा दिया, न रात न दिन। कब होगा?
सूर्योदय से कोई तिथि गिनती नहीं थी। हमारे प्राचीन काल में सूर्योदय से कोई तिथि गिनती नहीं थी। सूर्योदय खिसक रहा है, कभी 6 बजे होगा, कभी 7 बजे होगा, कम से कम 40 से 50 मिनट तक सूर्य खिसकेगा। और एक बात ध्यान दो, सूर्योदय अक्षांश के ऊपर जाता है, हर अक्षांश पर सूर्योदय बदलेगा और चंद्र की कला निरक्ष प्रदेश पर जाएगी, कोई अक्षांश नहीं है उसमें। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा नहीं है, नहीं तो हर क्यों आपको आपके सामने है पंचांग आज का भी, क्यों हर एक अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि क्यों नहीं है? सूर्योदय जब अलग अलग जगह पर हो रहा है तब आप तिथि बदलते हो, तो चंद्रोदय भी अलग अलग जगह पे होगा कि नहीं होगा? क्यों उस हिसाब से तिथि नहीं बदलते हो? क्या चंद्रोदय के हिसाब से बंबई की तिथि अलग, राजस्थान की तिथि अलग पॉसिबल है? सूर्योदय तो अलग है ना, हो शक्य है ना? तारीख खिसकेगी, अमेरिका की हमारी तारीख खिसकेगी, अमेरिका का हमारा सूर्योदय खिसकेगा, तिथि खिसकेगी। तो तिथि का सूर्योदय से कोई लेना देना है? हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग क्यों कर रहे हैं? फिर सूर्योदय से तिथि आरंभ कर रहे हो तो हर जगह तिथि बदलो, हर एक शहर की तिथि बदलो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आओ आगे आओ, आगे की स्लाइड लो। ये मेरे को यही समझाना है आपको कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। ये शास्त्र जब खोला तभी ये चीज मालूम पड़ी, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता। देखो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य एक समय में उदित होते हैं, अस्त होते हैं, इस प्रकार। और यहाँ बरामीर आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त ने अयन गति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। उस समय पर अयन गति का कोई ज्ञान नहीं हो उस समय, बराबर उस समय, क्योंक65 वो लोग एक ही सूर्य को लेकर चल रहे हैं। सूर्य ज्यादा है उन्होंने बताया नहीं। आपको यहाँ ये बात का ध्यान देना है कि 365 दिन 6 घंटा 20 मिनट का पूरा एक सूर्य संवत्सर बताया, बराबर। और सामने जम्बूद्वीप में 366 का बता दिया। अब देखो वहां लिखा हुआ है, देखो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य एक समय उदित होते अस्त होते, दोनों के 366 दिन का एक संपूर्ण भ्रमण होता है, दोनों का मिलके। अब एक सूर्य का कितना हुआ? 365 दिन 6 घंटे 20 मिनट का नहीं। ये किसने माना? आज के शास्त्रों ने माना, आज के नासा ने माना 365 दिन 6 घंटा 20 मिनट। ये नासा तो 365 दिन 6 घंटा ही एडजस्ट कर रहा है, 20 मिनट वो भूल गया, 20 मिनट नहीं लिया। आप देखो 365 दिन ले रहा है, 4 साल में लीप ईयर में 1 दिन बढ़ा रहा है, बराबर। 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 1 ही दिन बढ़ेगा, 6 6 6 24 घंटा बढ़ा, 20 मिनट उसने लिया कैलकुलेशन में नहीं, बराबर। वो साइंस बोलते हैं ना, वो लोग साइंस बोल रहे हैं। हमारा नीरियन गणित हम लोगों ने वो चेंज किया, ये अच्छा किया। हमारे जो भी प्राचीन ज्योतिषकारों ने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के बाद नीरियन गणित किया, वो बहुत अच्छा किया। अयन गति डाली। वो कैसे अयन गति कैसे आई? अयन गति कैसे आई? तो जो 20 मिनट बढ़ी है, 1 साल की 20 मिनट, 3 साल का 1 घंटा हुआ, तो 24 घंटे में 72 साल लगेगा, 72 ईयर्स। हर 72 दिन बाद 1 दिन आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? साइंस से नीरियन 1 दिन बढ़ेगा ना। और आप देखो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। ग्रेगोरियन शुरू हुआ 0 से, उन्होंने 21 दिसंबर ही अपनी अयन गति बदली है। 21 दिसंबर पर वो फिक्स है कि नहीं? जो भी उसको बोलते हैं ना उत्तर गोल दक्षिण गोल, वो लोग वहीं बैठ गए। और हमारा उत्तरायण कहाँ पहुंचा? 14 जनवरी। कहाँ पहुंचा? हर 72 दिन का 1 दिन गिनो। हर 72 दिन में 21 दिसंबर से आगे बढ़ते 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 हम 14 जनवरी तक आ गए। वो लोग अभी भी 21 दिसंबर पर ही है। कितना दिन का फर्क आया? आपके सामने 14 से 15 जनवरी आई ना, 4 साल पहले।
आई थी ना, वापस 14 पे है, वापस 15 पे आ जाएगी 2 साल में। 14-15 क्योंकि नक्षत्र के प्रवेश के हिसाब से होता है। अब सीधी 15 आएगी, वो 21 दिसंबर से खींच सकते 15 जनवरी तक पहुंचे हैं। आप देखोगे 24 से 25 दिन हो गए, वही 25 डिग्री अयनांश है नीरेन सायन का भेद। और वो लोग आज सूर्य, आज उनके आप देखोगे ना सायन में कैलेंडर, तो वो लोग बोलेंगे कि आज 25 दिन पहले सूर्य बताएंगे, और हम लोग 25 दिन बाद सूर्य चित्र बताएंगे, ग्रह बताएंगे। ये भी क्या तरीका है क्या? आप एजुकेटेड लोगों को सोचना चाहिए। आकाश में सूर्य आपको दिख रहा है, कौन से नक्षत्र के सामने? सूर्य प्रकाश में नहीं दिखेगा, चंद्र तो दिखेगा ना। आप देखो चंद्र के सामने कौन सा नक्षत्र है। आज मोबाइल में आप 2 ऐप खोलोगे ना, 2 ऐप फ्री होते हैं, इंडियन स्काई मैप फ्री, आप डाउनलोड करो। इसमें दोनों ऐप खोलोगे ना, नीरियन खोलोगे ना, तो वो बताएगा सूर्य आज अश्विनी के सामने है, और सायन क्या बताएगा? पता है 21 दिन पीछे। पॉसिबल है क्या? और ये तो 2000 साल में 21 दिन पीछे गया, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हम लोग नहीं जिंदा है, मैं बोलने के लिए नहीं रहूंगी, तब मैं ये बताने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन 5000 साल बाद वो लोग 2 राशि बोलेंगे सूर्य, हम लोग बोलेंगे सूर्य राशि के साथ अस्त हो गया, वो लोग बोलेंगे राशि अभी भी 4 घंटे बाद अस्त होगी। पॉसिबल है? आप सोचो 10,000 साल के बाद क्या होगा? सूर्य अस्त हो रहा है, अश्विनी नक्षत्र अस्त हो रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं उदित हो रहा है, अश्विनी नक्षत्र उदित हो रहा है। पॉसिबल है? बोलो, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है? नासा को ये दिखाई नहीं देता है? दिखाई नहीं देता है? इसमें खाली ऐप में बदल देने से क्या सब लोग बुद्धू बन सकते हैं क्या? मैं तो ये इसीलिए आपके सामने आई हूं, भूल जाओ नीरियन, भूल जाओ सायन, आ जाओ प्राचीन ज्योतिष पे। अब हम प्राचीन ज्योतिष पर आएंगे। अब मैं एक और बात करूंगी, आओ आगे बदलो। ये तो पता चल गया ना आपको, ये अभी वो 21 दिसंबर पर है, हम लोग आगे 15 जनवरी निकल गए, आगे आगे हर 72 साल में आगे बढ़ेंगे। बताने के लिए एक आदमी जिंदा नहीं रहता है, लेकिन शास्त्र तो नहीं, शास्त्र का तो निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता है, शास्त्र तो टैली होना चाहिए। आओ आगे, 5 प्रकार के संवत्सर चंद्र के आवृत अनावृत होने से ही तिथि बनती है। आप समझ लीजिएगा, जो राहु की जो स्टोरी है ना प्राचीन, हम लोग उसको स्टोरी बनाकर रख दिया एक तरफ। राहु ने चंद्र की कला को ढकना शुरू किया था, राहु केतु ने मिलके, ग्रहण भी वही कर रहे हैं। आज की तारीख में ग्रहण भी सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आई और ग्रहण हुआ। भूल जाओ ये बात, ये तो हर महीने आती है, हर महीने पूर्णिमा आती है। क्या हर महीने ग्रहण होता है? सूर्य चंद्र के बीच में वही चीज आएगी जो हर 6 महीने में आएगा। ग्रहण कब आता है? 6 महीने बाद होता है। इतनी अकल है हम में कि हम लोग ये सोच पाए, पृथ्वी हर, अगर आप पृथ्वी को बीच में घुमाओगे, आकाश में घुमाओगे, तो हर पूर्णिमा, हर अमावस्या में पृथ्वी बीच में आगे पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर उसी से अमावस हो रही है तो क्या उस वक्त हर वक्त ग्रहण होता है? ग्रहण तो 6 महीने में होता है, और आप बोल रहे हैं पृथ्वी तो हर 15 दिन, हर महीने में बीच में आ जाती है, तभी अमावस होती है। कैसे पॉसिबल? किसको उल्लू बना रहे? मैं ये बोल रही, ग्रहण का कारण कौन? ऐसा एक ग्रह जो 6 महीने के बाद सूर्य वहां पहुंचे, 6 महीने पहले नहीं। ग्रहण 6 महीने पहले होता ही नहीं, तो ग्रहण का कारण ही राहु केतु। इन लोगों ने उसका नाम दिया है छाया ग्रह, दिया है उसका। तो वो लोग बोलते नहीं कि छाया ग्रह के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को हवा में लटका दिया, इसलिए। अब जो सिद्धांत उन्होंने बदले हैं उस पर टिक्का तो रहना पड़ेगा। कुछ भी बोल देते हैं, इसके लिए वो लोग कुछ भी कारण दे देते हैं। तो ग्रहण होता है राहु केतु के कारण, और राहु केतु 6 महीने बाद वहां पहुंचेंगे, तब ये ग्रहण होगा। तो चंद्र के अनावृत होने से ही तिथि बनती है, वो रोज की बात है। और 6 महीने में भी जो ग्रहण होगा वो भी राहु के कारण ही होगा। और वो राहु का 2 अलग नाम है, एक काल राहु, एक पर्व राहु। शास्त्रों में आपको दोनों का नाम मिलेगा। शास्त्रों में आपको
काल राहु नाम मिलेगा, पर्व राहु नाम मिलेगा। पर्व राहु वो है जो 6 महीने, पर्व राहु वो है जो पूर्णिमा अमावस के दिन ग्रहण करता है, पर्व के दिन ग्रहण करता है। और काल राहु वो है जो रोज तिथि बनाएगा, रोज जो चंद्र की कला की जो एक एक कला ढकना और एक एक निकलना, वो काल राहु के कारण हो रहा है। बराबर हमको ये समझना पड़ेगा कि चंद्र के, सूर्य के प्रकाश से चंद्र ढकता है, ऐसी बात ही नहीं है। ऐसी बात ही नहीं है कि सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्र ढक रहा है और सूर्य के प्रकाश के बगैर चंद्र खुल रहा है, ऐसी बात ही नहीं है। वो दोनों की गति के कारण तिथि बनती है, ये भी गलत है, ये भी मैंने आपको बता दी। अगर ऐसा होता तो हर एक जगह पर अलग अलग तिथि आप ले रहे हो, आप ले रहे हो क्या? नहीं ले रहे। तो तिथि का संबंध तो फिर सूर्य के हिसाब से, जैसे सूर्योदय बदल रहा है ना, ऐसे चंद्रोदय भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो पॉसिबल नहीं। आगे लोग सम आदि सम अंत, देखो ये बहुत महत्व की बात। और यहाँ भी देखो बराबर नक्षत्र में अलग अलग बृहस्पति संवत्सर, चंद्र संवत्सर, सौर संवत्सर, सावन संवत्सर, यही सारे संवत्सर आपको वहां भी मिलेंगे। पर आगम में सूर्य प्रकृति में एक बहुत बड़ी बात बता दी है जो पंचांग गणना में बहुत काम की। आप देखोगे वहां सम आदि सम अंत, मनुष्य लोक में प्रवर्तमान 12 प्रकार के संवत्सर के मान है और वो 12 से उसको मल्टीपल करने से ही आपको 480 वर्ष के बाद, मैंने ये चीज नोट की तभी मैं आपके सामने लाई हूँ इसको, कि हर 480 साल के बाद जो महीना, जो तिथि, जो ग्रहण हो रहा है वो बराबर रिपीट हो रहा है, उसके बाद वो वापस रिपीट हो रहा है। और ये कारण है रिपीटेशन का। वो मैंने -1300 तक में गई, BC तक 1300 से शुरू किया, 00 आई और आगे 10,000 साल तक, तो 12,000 13,000 साल का पंचांग मैंने रेडी बना कर रखा है। और वो भी अपने शास्त्र के हिसाब से, उसमें कोई वृद्धि तिथि नहीं आएगी, कोई वृद्धि तिथि नहीं। और ये एक मिरेकल है, शास्त्र एक मिरेकल है। वो मिरेकल क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगी। ये तो मैंने आपको कंपैरिजन किया, ये मैंने आपको गणित बताया कि भाई गणित में हम कहाँ भूल करें। अब मैं मिरेकल पे आ रही हूँ, जरा आप टाइम मेरे को बताना, क्योंकि मुझे मेरे टॉपिक में नहीं समझ में आएगा। अभी मैं ये इसके ऊपर आ रही हूँ, हाँ मिरेकल के ऊपर आ रही हूँ। देखिए कहाँ गलती हुई है, हमको खाली गलती ढूंढनी। हाँ, जरूरी नहीं है कि उस वक्त हम इस चीज को खोल पाते, क्योंकि तब तो गुलामी में ही थे जब ये लाया गया हमारे सामने। आपको पता होगा गुरुकुल निकाला, बराबर उन लोगों ने ही निकाला। अंग्रेजों आए तभी गुरुकुल सिस्टम चली गई, अंग्रेज इंग्लिश सबने सबको पढ़ाना शुरू कर लिया। उन लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया, पंचांग की गणना के ऊपर अटैक किया। और ये अटैक करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी 28 अभिजीत नक्षत्र का सबसे ज्यादा महत्व है हमारे ज्योतिष में, पंचांग गणना में अभिजीत का महत्व, उन्होंने उसी को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? अभिजीत नक्षत्र में चंद्र कभी जाएगा ही, अभिजीत को सिर्फ इतना पाठ बता दिया, सिर्फ 40 कला का पाठ, ओनली 40 कला चंद्र को घूमने में। 1 डिग्री अगर 60 कला हो ना तो घूमने में 2 घंटे लगते हैं। मतलब चंद्र 2 घंटे भी अभिजीत में नहीं रहता उनके हिसाब से। उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि चंद्र 2 घंटे भी उसमें नहीं रहेगा, 1 महीने में 2 घंटे भी नहीं रहेगा, जबकि चंद्र को 1 महीने में कम से कम 8 घंटा, जब भी चंद्र जाएगा मिनिमम 8 आवर्स वो अभिजीत में होता है, और मैक्सिमम 24 घंटा। क्यों? अब ये पंचांग गणना की पद्धति है, अब मैं उस पे जाऊंगी। पंचांग के 5 वर्ष है, 1830 दिन 5 वर्ष के गिन लिए। 1830 दिन को जब 28 नक्षत्र से हम भागेंगे ना, उसको जब हम भागेंगे ना तो आपको जवाब मिलेगा 27 पूर्णांक मिल जाएगा, 67 मास। क्योंकि 1 महीने की गिनती तो करनी पड़ेगी ना आपको, 1 महीने की गिनती करनी पड़ेगी। उसमें इतने दिन में नक्षत्र मास कितने हुए? 67 नक्षत्र मास हुए, पर कंप्लीट नहीं होते हैं। 1830 से कंप्लीट नहीं होते हैं। 27 नक्षत्र पूरे होंगे 67 बार, 1 नक्षत्र बच जाएगा, वो सिर्फ 21 शेष बचेगी, 21।
तो 21 बार मात्र अभिजीत नक्षत्र है जो 5 साल में सिर्फ 21 बार ही चंद्र के साथ आएगा। ये शास्त्र पाठ है, ये हमारा शास्त्र पाठ है। ये आपको वेदांग में भी मिलेगा, आपको सूर्य प्रज्ञप्ति में भी मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। कि बाकी के 5 साल में बाकी सारे नक्षत्र 67 बार आएंगे चंद्र से। ये चंद्र की बात है, सूर्य की बात नहीं, ये सिर्फ चंद्र की बात। सूर्य तो सिर्फ 5 साल में 5 बार ही आएगा, पर चंद्र तो आएगा, हर महीने आएगा। और तिथि चंद्र से ही जानते हैं। हमारा पूरा पंचांग चंद्र संवत्सरी है, सूर्य से हमको लेना देना ही नहीं, हमको सूर्य से लेना देना ही नहीं। दिन उगा, खत्म हुआ, खाओ पियो, मौज करो। 5 बजे बाद 6 बजे बाद खाना बंद कर दो, क्योंकि आपका नाभि बंद हो जाता है, नाभि कमल बंद हो जाता है। इसलिए आजकल वो मेंटेन सब चलता है ना, डाइट वाइट सब, कि सूर्योदय के बाद नहीं खाना है, सूर्योदय से सूर्योदय के बाद ही खाना है, सूर्यास्त के पहले खाना बंद कर देना है। वो सिर्फ खाने पीने के लिए। अलग अलग जगह सूर्योदय, अलग अलग जगह दिन उगा, रात हुई, वो उसके लिए। लेकिन धार्मिक तिथि त्योहार का उससे कोई लेना देना नहीं, तिथि से उसका कोई लेना देना। अब मैं तिथि पे आ रही हूँ, नक्षत्र की व्यवस्था समझनी है। स्लाइड जाने दो, वो कब आएगी देखूं मैं। नहीं, ये भी तिथि ही है। हाँ जी, आगे जाओ भाई, जवाब दो एक भी જવા દો। આ બીજા અધિક મહિનાનું ગણિત છે, આ પણ જવા દો, નક્ષત્રનું આવશે। આ રાખો, આ રાખો। देखो यहाँ पर देखो, चंद्रकला 21,900, टोटल चंद्रकला 21,900। चंद्र की कक्षा में 15 योजन की एक कला, बुध की कक्षा में 48 योजन की एक कला। इस प्रकार से पूरी चंद्रकला का गणित दिया है। तो ये 21,900 है ना, ये पूरा नक्षत्र का जो गठबंधन है, हमारे 28 नक्षत्र है, सब मिलकर 21,900 कला बनाते हैं। तो चंद्र 28 नक्षत्रों में जब घूमेगा तब उसकी 21,900 कला बनेगी। ये पाठ है। अब समझना क्या है कि जैसे यहाँ से ये एरिया से लेकर वो एरिया है, समझ लो ये एरिया है। तो एरिया में नक्षत्र जो पूरा एक राउंड में जो लगाए हुए हैं, एक पिक्चर लगाओ ना, अभी एक पिक्चर लगाओ, फोटो लगाओ पहला। हाँ, पहले पिक्चर लगाओ। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से वो नक्षत्र का एरिया आ रहा है। पूरे 28 नक्षत्र का जो ज्योतिष चक्र का जो पूरा सर्कल है, वो सर्कल के अंदर एक जैसा डिवीजन नहीं है। आकाश में एक जैसा डिवीजन नहीं है, अलग 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 अलग। एक नक्षत्र छोटा है, एक नक्षत्र बड़ा है। एक छोटा इतना छोटा है, सिर्फ 8 घंटे से ज्यादा चंद्र उसमें नहीं रहता है। आओ देखो, ये पूरा आपको मान लो कि ये पूरी गोलाई है, ये पूरी गोलाई है ज्योतिष चक्र की। अब ये जो आप समझो कि ये एरो जा रहा है, यहाँ आपको एक जैसा माप मिला, एक जैसा मिला ना, एक जैसा नहीं है। एक नक्षत्र है, उसके नाप है, योजन है 3015 योजन। ऐसे 6 नक्षत्र है 3015, 6 नक्षत्र है 2010 के, मतलब वो 3000 से कम हो गया। 3000 वाला 3 गुना, 2000 वाला डबल है। और 6 नक्षत्र ऐसे है 1005 योजन। योजन मतलब फुट, आप फुट मान लो ना। अभी योजन को हम एक तरफ रखेंगे, आज के स्क्वायर फीट आप गिन सकते हो, रूलर गिन सकते हो, बराबर। जो और एक अभिजीत है जो सिर्फ 650 का है। ये नक्षत्र के अलग अलग मान है। ये जो पूरा राउंड है ना, वो एक जैसा नहीं। अभिजीत होगा तो अगर चंद्र को अभिजीत में कितना समय लगेगा, तो मुश्किल से 7 घंटे 8 घंटे, बराबर। फिर जो 1015 वाले 6 नक्षत्र है, वो है रात को 6 बजे शाम को चंद्र उसमें जाएगा, तो सुबह 6 बजे निकल ही जाएगा, फिक्स है। चंद्र का तिथि में घूमना और तिथि बनाना, उसका जो गणित है वो बिल्कुल बदलता नहीं, बिल्कुल नहीं बदलता। तो जो 6 नक्षत्र है, जो 12 घंटे चंद्र रहता है,
वो सिर्फ रात को ही उपलब्ध हो। चंद्र शाम को 6 बजे जाएगा, सुबह 6 बजे निकल जाए। ऐसे और 6 नक्षत्र और है, और ये सबसे महत्व का है। ये नक्षत्र का प्रिडिक्शन में बहुत महत्व, फलादेश में बहुत महत्व। जो रात्रि गते जो छोटे नक्षत्र है उनमें ज़्यादा कोई लंबा समय टिके ऐसा कोई काम उसमें नहीं किया जाता। लंबे समय तक चले ऐसा कोई काम ये 6 नक्षत्र में नहीं होता। विवाह करना है, शादी करनी है, 6 नक्षत्र में नहीं हो सकता। आपको अगर कोई काम टिकाना है तो इसमें नहीं करना चाहिए, बराबर, क्योंकि चंद्र ज्यादा रहता ही नहीं उसमें। 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिसको दीर्घ क्षेत्रीय माना गया। आपको पंचांग में भी ये बात मिली, समक्षेत्री, दीर्घ क्षेत्री, अर्ध क्षेत्री। 6 नक्षत्र जो दीर्घ क्षेत्री है वो अपने तीनों के तीनों उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, विशाखा और पुनर्वसु, ये 6 के 6 नक्षत्र दीर्घ क्षेत्रीय है। वो 1.5 दिन तक रहेगा चंद्र के साथ, 1.5 दिन। अब सोचो वो खाली 12 घंटा रहता है और ये 36 घंटा रहता है, तो ज़्यादा पावरफुल हुए। और ये ध्रुव नक्षत्र कहा गया, इसमें कोई ध्रुव काम करना है, आपको परमानेंट काम करना है तो आपको इसी 6 नक्षत्र में करना चाहिए। क्यों? देखो फलादेश में भी क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्र ज्यादा रहता है। चंद्र जो नक्षत्र में ज्यादा रहेगा ना, अपने आप फल आपका बढ़िया दे देगा। अगर आप उस नक्षत्र का आधार लोगे फलादेश में, आपका काम लंब टिकेगा। और जो नक्षत्र में चंद्र कम रहता है, खाली 12 घंटे के लिए रहता है, खाली 12 घंटे के लिए, वो फल कम देगा। तो आपको जैसे मेरे को कहीं भाड़े के घर पे जाना है, रेंट पे मैं रहने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको दीर्घ में नहीं जाना है, नहीं तो अपना कभी बना ही नहीं पाओगे। अगर नौकरी कर रहे हो, बाद में धंधा करना है, तो दीर्घ में नहीं जाना है कभी भी। ये समझना है, ये चंद्र का ही तो फल है जो हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी इसको फलाने से एक बाजू, अभिजीत की बात करूं, अभिजीत को अब देखो डिवीजन में 21 दिन बचे। 1830 को आप 67 से भागोगे ना, डिवीजन 27 पूर्णांक आएगा, डिवीजन में 21 बचेगा, तो 1830 दिन जो युग के 5 वर्ष के है, उसमें 27 नक्षत्र 67 बार आएंगे। वो भी अपने अपने, कोई 1.5 दिन के लिए, कोई आधा दिन के लिए, वो अपने अपने नाप के हिसाब से। जो 21 दिन बचे ना, वो 21 दिन अभिजीत पूरे 24 घंटे के लिए आएगा। स्टेपनी टायर तो जानते होंगे सब, एक्स्ट्रा टायर गाड़ी में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? अभिजीत स्टेपनी टायर, अभिजीत स्टेपनी टायर, उसकी मर्जी होगी तब को आएगा। अभिजीत सभी नक्षत्रों का राजा है, पहला नक्षत्र ही अभिजीत। दक्षिणायन में चंद्र अभिजीत में ही होता है, और उत्तरायण में सूर्य अभिजीत में होता है कंपल्सरी। अभिजीत के बगैर दक्षिणायन उत्तरायण होता ही नहीं। और हम लोगों ने तो फेंक दिया उसको कूड़े कचरे, लिया ही नहीं। सूर्य 4 दिन रहता है अभिजीत में, तब आपकी मकर संक्रांति आती है, ये याद रखो। मकर संक्रांति के वक्त 4 दिन सूर्य अभिजीत में होता है। आपको पता है क्या? जानते हो आप? जानते हो? ज्योतिष बोलो। मकर संक्रांति में 4 दिन सूर्य अभिजीत में होता है, पूरे साल में एक ही बार। हमको पता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने सारे के सारे नक्षत्र के 24 घंटे एक जैसे बना दिए। कोई भी हो नक्षत्र 24 घंटे, कृतिका 24 घंटे, जो 12 घंटे वाला था वो भी 24 घंटा, जो 1.5 दिन वाला था वो भी 24 घंटा। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आया? बना तो दिया, प्रॉब्लम कहाँ आया? श्रावण भर 8 के दिन रोहिणी आता ही नहीं, आधे से ज्यादा आता ही नहीं, क्योंकि वो तो 1.5 दिन का था। आपने 24 घंटा कर दिया। हाईएस्ट कृतिका आएगा, भरणी आ जाएगा कभी कभी, क्योंकि उसको 24 घंटे ले लिया ना, भरणी का टाइम बढ़ा दिया। रामनवमी के दिन पुष्य आएगा, इसलिए 2 जन्माष्टमी हो रही है। वो स्मार्ट वाले बोल रहे हैं रोहिणी होगा तभी हमारी जन्माष्टमी, सनातन वाले बोल रहे हैं अष्टमी होगा तभी हमारी जन्माष्टमी।
तो 2 दिन जन्माष्टमी, 2 दिन होली, 2 दिन धुलेटी, सब 2 दिन, सब त्योहार 2 दिन, दशहरा 2 दिन। क्या है, कुछ धंधा है कि नहीं है? कोई दूसरा कोई काम धंधा है कि नहीं है? सोचो, दिवाली 6-6 दिन, 7 दिन, धोखा आएगा, एक दिन 2-2 धोखा। जबकि आकाश में कभी भी कोई तिथि वृद्धि है ही नहीं। धोखा भूल जाओ। सिर्फ 5 दिन की दिवाली, और दिवाली के दिन स्वाति होना ही चाहिए। अमावस के दिन स्वाति नहीं तो दिवाली नहीं। माघी अमावस्या, माघी अमावस के दिन अभिजीत नहीं, वो अमावस्या ही नहीं। माघी अमावस्या का महत्व कितना है पता है? हिंदू धर्म में कितना है मालूम है आपको? सब जो तर्पण होता है ना, माघी अमावस्या के दिन ही होता है। जो पितृ तर्पण करते हैं वहां तो मेला लगता है। वहां आपको नासिक त्र्यंबक जाओ तो मालूम पड़ेगा। नक्षत्र से चंद्र का क्या संबंध है वो जानो। और अगर हम ये शास्त्र के पाठ से जाएंगे ना, तो जन्माष्टमी, होली सब एक ही दिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पंचांग से, शास्त्र से श्रावण वद 8 के दिन रोहिणी आएगा ही आएगा। 15,000 साल का पंचांग बने या हमेशा के लिए बने। इसीलिए एक बात खास मेरे को आपको बतानी है कि तिथि से कुछ नहीं बदलता। आपको आज आपके सामने 2 चीज आ गई होगी। दिन छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर। सूर्य महीना कम करेगा, बढ़ाएगा। धूप कम होगी, ज्यादा होगा। किसी एरिया में धूप कम, कभी कभी 6 महीना जहाँ सूर्य तो दिखाई नहीं देता, वहां तो चंद्रोदय होगा ही नहीं, तो वहां तो कोई तिथि मानना ही नहीं है ना हमको। तिथि में कोई बात नहीं, एक ही समान माप, एक समान जाएगी। आज एकम है तो कल 20, परसों 30, फिर चौथ। हाँ, जरूरत पड़ेगी कहाँ? एक तिथि घटाने, कहीं ना कहीं एक तिथि घटाने की जरूरत पड़ेगी हर 2 महीने में। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज, ये पिक्चर खुला है तो एक चीज बता दूं। जो आपने अभी पढ़ा ना वो सब आपको यहाँ मिलेगा। देखो, ये मेरू है, यहाँ पर उत्तर ध्रुव है, ये आपका जो भी आपको जम्बू द्वीप, 7 द्वीप, आपको ये सारी चीज विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सब में ये मिलेगा। सब में जो प्रवाह वायु है ना, वो पूरे ज्योतिष चक्र को ऐसे गोल घुमाता है, गोल घुमाता है पूरा। और इसका ध्रुव तारा यहाँ है, ये एरिया का ध्रुव तारा यहाँ है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। आपको 4 ध्रुव तारे मिलेंगे। और शास्त्र कह रहा है कि ध्रुव तारा ही पूरे ग्रह को घुमाता है। हम लोगों ने क्या किया, ये जो एरिया था ना घूमने का, जिसके अंदर, अब आपको एक चीज समझाऊं, चकडोल मालूम होगा सबको। जब भी मेला लगता है ना, वो गोल चकडोल लगता है। चकडोल में 2 तरह की चीज होती है। एक पूरा पूर्व से पश्चिम घूमेगा, पूरा ऐसा, और एक दूसरे घोड़े होंगे जो अंदर बाहर होंगे, होते हैं ना अंदर घोड़े अलग से, वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। और चकडोल ऐसा गोल घूमता है। बिल्कुल आकाश में ग्रह इसी तरह घूमते हैं। जो पूरा ज्योतिष चक्र है उसको ऐसे गोल घुमाएगा। और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र सब उत्तर से दक्षिण जाएंगे, दक्षिण से उत्तर। यही कारण है कि चकडोल उसको अलग घुमाता है, तो हर 24 घंटे में सूर्य आपको दिखाई देता है। बाकी सूर्य की गति तो 1 साल में खत्म करता है। वो सभी नक्षत्रों को 1 साल में खत्म करेगा, साल पहले खत्म नहीं करेगा। फिर भी आपके सामने हर दिन आया ना, तो 2 गति अलग हुई ना, हो गई ना अपने आप। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन ग्रहों के हैं, सूर्य का है, चंद्र का है, बाकी ग्रहों का है। और ज्योतिष चक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है, इसलिए आपको रोज पूर्व से सूर्य उदित होते हुए दिखाई देता है। हम तो जमीन पे ही है, खड़े हैं नीचे ही। और यही कारण है कि आपको 12 बजे जब सूर्य जब उगेगा ना, तब नीचे से लग रहा है कि जमीन से आ रहा है। और 12 बजे तक तो ऊपर तपता है, तब माथे पे लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? अब नीचे नहीं होते तो ऐसा होता है? सोचो, सोचने की जरूरत है। सोचो, सोचो, बहुत जरूरी है। और अगर आप नीचे हो, देखो शांति से एक और बात सुनो। ग्रह ऐसे घूम रहा है, बराबर। हम यहां से नीचे जाएंगे, ये हमारी 6 खंड की पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, जम्बू द्वीप शास्त्रों ने माना है, तो हम इसको मान के ही चलेंगे कि हाँ। अब जब ये सब गणित मिल रहा है तो ये भी मिलना ही चाहिए।
हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं, इसका ये तो नहीं ना कि वो चीज है ही नहीं। बोलो, मैं न्यूजीलैंड नहीं गई तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड है ही नहीं? हम नहीं पहुंचेंगे तो वो जगह नहीं है, हाँ या ना? हाँ। अब यहाँ से हम जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे ना, आपको सूर्य की व्यवस्था क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी? आप देखोगे कि नीचे से ऊपर जाते जाते आपको लोगों की स्किन भी ब्लैक से व्हाइट मिलेगी। देखो नीचे देखो श्रीलंकन, उससे जितने ब्लैक कोई नहीं, उससे आओगे मद्रास बेंगलोर थोड़े कम काले मिलेंगे। उससे ऊपर आया बंबई महाराष्ट्र, हम उससे थोड़े कम काले मिलेंगे। कश्मीर जाओ 6 महीना बर्फ, जैसे ऊपर जाओगे बर्फ पड़ेगी। और ऊपर जाओ 6 महीने से 8 महीना बर्फ। रशिया चाइना कहाँ कोई काला नहीं मिलेगा आपको। और नीचे वेस्ट इंडियन 0 डिग्री पर आप देखो, आपको सब काले, वेस्ट इंडीज में भी काले, अफ्रीका में भी काले, श्रीलंका में भी काले, इस तरफ भी काले, सब आपको काले मिलेंगे। सूर्य का प्रकाश ज्यादा है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, 12 महीना बर्फ, 13 महीना बर्फ। उत्तर ध्रुव तो कभी भी बर्फ नहीं पिघलेगी, क्योंकि सूर्य का किरण टेढ़ी जाती है तो गर्मी नहीं लगती, यहाँ पे सीधी आती है तो ज्यादा गर्मी लगती। अब ये व्यवस्था के बाद भी क्या पृथ्वी हवा में है? हवा में होती तो उत्तर ध्रुव 6 महीना रहता कि नहीं रहता? हम स्कूल में पढ़े ना, क्या पढ़े? 6 महीना उत्तर ध्रुव सूर्य के सामने, 6 महीना दक्षिण ध्रुव सूर्य के सामने, दोनों जगह एक जैसा आबो हवा होनी चाहिए। 6 महीना रहेगी तो होनी ही चाहिए ना। दोनों जगह बर्फ, एक जैसा धूप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलती है क्या? मिलती है। ऊपर जापान, कोरिया और जाओ अलास्का, 6 महीना धूप मिलती है उनको। ग्रीनलैंड 6 महीना मिलती है? बिल्कुल नहीं। उत्तर ध्रुव में 6 महीना सूर्य के सामने आप पढ़े, मैं पढ़ी स्कूल में। उत्तर ध्रुव 6 महीना सूर्य के सामने, पढ़े कि नहीं पढ़े? वहां तो धूप एक दिन भी नहीं है, 6 महीने की क्या बात कर। बराबर, बहुत जरूरी है। शास्त्र पे आओ वापस, 3000 साल पहले के शास्त्र खोलो। अच्छा, अब ये जो पंचांग का मुद्दा है, आपको अगर जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र चाहिए ना, अगर चाहिए ना, तो हमको ये अनिवन नक्षत्र पे जाना ही पड़ेगा। जो 12 घंटे के नक्षत्र है उसको 12 घंटे के लिए चंद्र के साथ रखो, जो 24 घंटे है उसको 24 घंटे रखो, 36 है उसको 36 रखो, तो और अभिजीत कभी कभी रखो, वो भी फिक्स। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है तब, ऐसा नहीं। माघी अमावस के दिन अभिजीत होता ही है, और आपको शिवरात्रि के दिन भी अभिजीत आता है। महाशिवरात्रि में जो भी शिव जी के जन्म की बात है वो अभिजीत नक्षत्र में ही है, तो वो 14 को भी अभिजीत जाएगा, 13 को भी अभिजीत जाएगा। कब जाएगा पता है? अधिक महीना पोष आएगा तब। अब हम अधिक महीने पर आए, अधिक महीने का आप स्लाइड लगा दो, वो बीच वाली थोड़ी, उसमें अधिक महीना है। मैं चालू रख रही हूँ, आपको तो स्लाइड मिल जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। अधिक महीने की गिनती कैसे होती है? आज सूर्य संक्रांति आने के बाद, आज मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया, उस हिसाब से अधिक महीना गिना जाता है, जो शास्त्र के वक्त बिल्कुल नहीं था। मेष राशि ही नहीं थी, बराबर। तो शास्त्र के वक्त क्या गणित था? गणित सिंपल है, 354 दिन चंद्र के होते हैं। आप श्रावण, भादरवो, आसो सब महीने टैली करोगे ना, 354 में खत्म हो जाएगा। 354 में पूरा चंद्र का एक राउंड खत्म हो गया, और सूर्य को खत्म करते हुए 366 दिन लगते हैं। कितना दिन का डिफरेंट हुआ? 12 दिन का हुआ, 12 दिन का हुआ। ये 12 दिन चंद्र 5 साल में 12 करोगे तो 12 5 60 दिन हो गए, 2 महीना हो गया। तो जब 5 साल का संवत्सर खत्म हो, तब सूर्य भी वापस 1830 दिन बाद वहीं पे आए,
वही आषाढ़ी पूनम आए, वही चंद्र भी वहां आषाढ़ी पूनम आए, तब तक सूर्य के 60 महीने हुए, चंद्र के 62 हुए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सूर्य के 60 महीने हुए, चंद्र के 62 हुए, तो वो 2 महीना अधिक हुआ। वो 2 महीना अधिक कब होगा? कब होगा? पहले साल में 12 दिन आगे निकला, दूसरे साल में 12 दिन आगे निकला, तीसरे साल में 12 दूनी 24 और 36 दिन हुआ ना, तो तीसरे साल में अभी आपको अधिक महीना आएगा, कभी भी बीच में आएगा? आएगा? नहीं आएगा। और आपको ये पता होगा कि ये जब इन लोगों ने जब से ये संक्रांति के हिसाब से अधिक महीना डाला है, तब साल में 2-2 बार अधिक महीना रख दिया। मालूम है? पंचांग जानते हो? 30 साल से लेकर 140 साल में कभी भी 2 बार अभिजीत अधिक महीना आ सकता है। 2 बार कभी भी एक साल में अधिक महीना पॉसिबल है? ये गिनती से जाओ, पॉसिबल है? समझ में आ रहा है? गणित ही है, कुछ अलग ढंग से कर दिया तो अलग जो, पर उससे हमारे शास्त्र पाठ का पूरा कचूबर जो हो रहा है। आपको शास्त्र के हिसाब से हमारे यहाँ भारत में धार्मिक परंपरा का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा महत्व है कि अगर ये त्योहार है और उस दिन ये नक्षत्र नहीं है ना, तो उसका फल ही नहीं है। उसका मतलब दिमाग में हमारे है ही कि ये चलेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही। क्यों? क्योंकि हर एक जितने भी 24 अवतार जो माने हैं हिंदू धर्म ने, सनातन ने माना है, जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, वो सब किसी भी काल में, किसी भी समय में, जब भी दूसरी बार ये 24 अवतार जन्म लेंगे ना, उसी महीना, उसी नक्षत्र, उसी तिथि के दिन होगा। ऐसे ही हमारे जैन में जो जैन सूर्य प्रज्ञप्ति वो लिखा है, देखो ये अधिक महीना का जो भी लिखा है, जैनों में भी 120 कल्याणक बोलते हैं उसको, कल्याणक साल के 354 में से 120 तिथि, 354 में से 120 तिथि, और वो तिथि का इतना महत्व है कि कभी भी कोई भी करोड़ों वर्ष के बाद भी अगर आदिनाथ भगवान को जन्म लेना होगा तो वो आषाढ़, वद, चौथ और अभिजीत में ही लेंगे। मतलब जब उनका जन्म होगा, आषाढ़ महीना होगा, वद पक्ष होगा और चौथ तिथि। महावीर स्वामी 24 में भगवान का निर्वाण होगा, तो कार्तक वद महीना होगा, वद तिथि होगी, अमास तिथि होगी और स्वाति नक्षत्र। इसका बहुत क्लियर भाषा में मैं कहूँ तो आपकी तिथि, नक्षत्र, महीना, चंद्र की गति कभी भी बदलती नहीं। इतना बढ़िया क्लियर कट जब हमको पाठ मिल जाए ना, फिर ऐसे आज दिवाली है पर स्वाति नहीं है तो मैं आज करूंगी, उत्तर भारत वाले कल करेंगे, ठीक बात नहीं है। ठीक बात बताओ, बोल। आज जन्माष्टमी हम आज करेंगे, समाज वाले कल करेंगे, ठीक बात है ये भी। 2 जन्माष्टमी, 2 दशहरा, 2 रामनवमी, 2 दिवाली, होली भी हुई, हाँ पता है, तो सब त्योहार होंगे सब। अरे ये तो छोड़ो, ज्ञान पंचमी, लाभ पांचम के दिन मंदिर भी 2 अलग अलग टाइम पे खुलते हैं, छोड़ो ना बात। पता है ना, मैं तो ये 15 साल से लड़ रही हूँ, सबसे लड़ रही हूँ। पंचांग तो बने हुए 2009 में बन गया है ये सिस्टम, मेरे को तो 2009 में मालूम पड़ गई थी। 2012 में तो मैंने खुद का अपना पंचांग बाहर निकाला, 2012, पर मेरा भी 14 साल का वनवास ही चल रहा है अभी तक, मेरा वनवास खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि सबको अपने रूट से उखाड़ के मेरे को लगाना है, बराबर। पौधे को रूट से उखाड़ना है, फिर से लगाना, मेहनत हो रही है, पर सही यही सही है, यही सही है। आकाश में चंद्र का पूरा गणित अलग है, सिस्टम अलग है, उसको अलग रखो। उसको सूर्य के साथ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। हमको नहीं निर्यन चाहिए, नहीं सायन चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अधिक महीना ये लिखा है मैंने, 3 साल में 1 बार अधिक महीना। अगर पहला 3 साल में आया तो दूसरा 2.5 साल में आ सकता है, क्योंकि आपको तो जब भी 30 दिन हो गए ना, स्पेयर महीना आ गया, खत्म करो। और सिर्फ 2 ही अधिक महीना आएगा आपके शास्त्र में, या आषाढ़ आएगा या पोष आएगा, तीसरा अधिक महीना नहीं। और अभी आप देखो, कार्तिक भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, चैत्र भी आ जाता है, वैशाख भी आ जाता है, कोई है ही नहीं,
कोई गणित, कोई पंचांग, कोई और लड़ रहे सब धर्म के नाम पे, मैं सही, मैं सही, मैं सही। पर शास्त्र तो क्या कह रहे हैं वो खोल के तो देखो। शक संबंध ने तब चालू कर लिया, विक्रम राजा ने अपनी मर्जी से चालू कर लिया, तो वो एरिया पूरा गुजरात की सब विक्रम संबंध करने लग गए। शक राजा ने ये कर लिया तो चैत्री गुड़ी पड़वा से शुरू हो गए। बराबर, हर कोई अपने हिसाब से आकर करेगा तो थोड़ी चलेगा। या तो उत्तरायण से करो या दक्षिणायन से करो, दो में से करो, और उत्तरायण से ही करो। चंद्र ही महत्व का, चंद्र अभिजीत में है तब करना है आपको। कौन सी पूनम करिए जब चंद्र अभिजीत में, सूर्य अभिजीत में तब नहीं। सूर्य का तो महत्व ही नहीं। आप समझ में आया आपको? आज के आपके सेशन में लगा कि सूर्य का महत्व है? बोलो, कुछ नहीं है। चंद्र को ही नक्षत्र का राजा माना है, 28 नक्षत्र को उसकी पत्नी माना है। नक्षत्रों का राजा ही चंद्र है। बराबर, बराबर क्लियर हुआ? प्रश्न है तो बोलो अभी। कोई प्रश्न ऑफलाइन यहाँ पे जो भी जुड़े हैं, कोई प्रश्न है? हाँ जी सर। प्रणाम मैम। हाँ बोलिए। मैम, आपने भी एक चीज़ बताई, मैं थोड़ा सा दोबारा समझना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इधर कि एक ही त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। अभी होली पे भी यही हुआ। तो आपने उसको सही करने का कुछ एक तरीका बताया था कि हम उस मतलब क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो एक बार अगर आप दोहरा करें। हाँ, जो मैंने बताया है कि भाई होली क्यों 2 बार हुई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पूनम कब खत्म हो रही है, पूनम कौन से नक्षत्र में खत्म हो रही है। अगर आपके पास ये जवाब मिल जाए कि फागुन महीने की पूनम उत्तरा फाल्गुनी में ही खत्म होगी, बराबर, जैसे जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र ही चाहिए, ऐसे ही दिवाली अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र ही होना चाहिए। अगर आपको वो मिल गया, मान लो कि स्वाति दिवाली के दिन मिल गया, तो आप दूसरे दिन तो जाओगे नहीं। अच्छा, ऐसे ही होली, अगर आपको उस दिन उत्तरा फाल्गुनी मिल जाता ना, तो कंफर्म है कि पूनम है आज, और चंद्र आकाश में पूनम का है, तो फिर आपको 2 होली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसका रास्ता है। आपके सारे तीर्थ त्योहार आप देखोगे ना, पूनम अमावस कोई है, देखो, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, नारियली पूर्णिमा, माघी अमावस्या, बराबर, सारे जो तीर्थ त्योहार है ना वो पूर्णिमा के दिन ही है। अच्छा, तो इसके ये नाम क्यों पड़ा, माघी अमावस्या क्यों पड़ा? क्योंकि माह महीने में पूनम है, माह मघा नक्षत्र में है, माह महीने की पूनम मघा नक्षत्र में। फाल्गुनी, फागुन पूर्णिमा, उसका नाम है फागुन पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी में ही चंद्र होना चाहिए। 15 દિવસ વહેલો ચાલુ થઈ જાય ને આપણે પૂનમ આવે ને ત્યારે ત્યાં શ્રાવણ મહિનો પતી જાય। अगर आपको ये स्थिति ही मिल गई, पंचांग में ही अगर ये चीज मिल रही है, और आकाश में उस दिन पूनम का चंद्र दिखा है, सबको दिखाई देगा। पूर्णिमा तो हर कोई देख सकता है। आप ये सोचो, इसीलिए हमारे वैदिक काल में, पहले के समय में ऐसी कोई लिखावट या कुछ नहीं था। आप देख लेते थे आज पूनम है और कौन से नक्षत्र के पास चंद्र है, आपको नक्षत्र तो क्लियर दिखाई देते। पूनम के दिन चंद्र के पास के नक्षत्र किसी भी तिथि में क्लियर दिखाई देते, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो आज फागुन पूर्णिमा है, उसी दिन पूनम। आज आपके हाथ में या टैब में कैलेंडर है, पहले कहाँ था क्या? तो चंद्र और नक्षत्र से ही तो पूनम देखी जाती थी। अगर आपको उस हिसाब से अगर पूर्णिमा मिल रही, जैसे मैंने एक और बात बताई कि रात का नक्षत्र रात में ही जाना चाहिए। दिवाली के दिन स्वाति नक्षत्र शाम को 6 बजे लगेगा, सुबह 6 बजे उतर जाएगा। अब खाली 12 घंटे का नक्षत्र भी कार्तिक वद अमावस्या को रात को हर बार पड़े,
कितना पॉसिबल है भी सोचो आप, पॉसिबल है? लेकिन हो रहा है। आप पंचांग को उस हिसाब से सेट करोगे तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। નમસ્તે મેડમ, તમે એમ કીધું કે આપણે જે સૂર્યોદય છે તે અલગ અલગ રીતે થાય છે, તો આપણે આ તારીખ નક્કી કરીએ તે કઈ રીતે થાય છે? તારીખથી નક્કી ના થાય. દરેક જગ્યાએ સૂર્યોદય એકવાર આવ્યો, તમે એક વર્ષ ઓબ્ઝર્વ કરો, ઓબ્ઝર્વેટરીમાં આવું જ બને. એક વર્ષ ઓબ્ઝર્વ કરે, 2 વર્ષ ઓબ્ઝર્વ કરે, પછી એ લોકોને ખબર પડી જ જાય. જેમ ચંદ્રનું નક્કી છે ને એમ સૂર્યનું પણ નક્કી જ છે કે આ જગ્યાએ આ મહિનામાં આ ટાઈમે सूर्य आना बार, बस सूर्य दिखा। एक बात समझ लीजिए आप सब लोग, वो लोग इतने सिस्टमेटिक, इतने डिसिप्लिन में है ना, उतने तो हम 5% भी हम लोग नहीं। ग्रह नक्षत्र करोड़ों साल से इतने नियत डिसिप्लिन में घूमते हैं, बिल्कुल नियत डिसिप्लिन। उनको पता है कि आज हमको ये नक्षत्र के पास पहुंचना है तो वो उस टाइम पे उस नक्षत्र के पास ही मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे ही नहीं। ऑनलाइन जो मैम जुड़े हैं वहाँ से भी एक प्रश्न है। दिव्या जी, आप आपका प्रश्न रख सकते हैं। दिव्या जी। नमस्कार मैडम। हाँ जी दिव्या जी। हाँ बोलो। मैडम, जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी हम बारिश के महीने में भी मनाते हैं और माघ महीने में भी गणेश चतुर्थी आती है, तो क्या ये जो डिफरेंस है ये सेम रीजन से है? नहीं, डिफरेंस नहीं, वो चतुर्थी ही है। आप देखोगे हर एक महीने की चतुर्थी का अलग अलग नाम। एक चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, किसी और चतुर्थी के, सबके अलग अलग नाम। तीज है ना, उसके भी कोई हरियाली तीज, कोई दूसरी तीज, ऐसे ऐसे उन लोगों ने हर एक महीने के अलग अलग, हिंदुओं में भी हर एक चौथ को किसी को गणपति के ही अलग अलग नाम दिए हुए। लेकिन मैडम दोनों ही दिन ये कहा जाता है कि मतलब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, बर्थडे होता है। हाँ, तो एक साल में 2 बार आता है। इसी तरीके से शायद कई त्योहार हैं जो इस तरीके से होते हैं। मैं वही तो आपको कह रही हूँ। देखो, नवरात्रि आप कितनी मानते हो, पहले ये बोलो। मैडम वैसे तो 2 नवरात्रि आती है, लेकिन कहते हैं गुप्त नवरात्रि भी है। हाँ। तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, बस तो यही बात है कि आप देखोगे ना, ये हमारा भारत देश आपको पूरे हर एक दिन के दिन एक त्योहार मिले, हर एक दिन एक त्योहार मिले। अब जैसे हमारे ये आपने ये प्रश्न किया, इसमें कोई जैन होगा उसको मालूम होगा कि कितनी होली होती है? 6 होती है, 2 नहीं, 6 होली बोलते हैं जिसको 8 दिन की होली बोलते हैं ना, वो 6 होती है, 2 नहीं होती है, 6 होती है बस। तो फेमस कितनी हुई उसको हम देखेंगे, जो फेमस नहीं हुई है ना उसको हम नहीं जानते। और मैडम ये जो आपने पूरा कैलकुलेशन बताया ये बहुत ही लॉजिकल लगा और समझने में भी हमें काफी हद तक समझ आया, लेकिन ये मुझे पूरा बेसिक से अगर समझना हो तो फिर वापस आप मेरा कांटेक्ट करना और तो कुछ मत करना। जो भी प्रश्न होगा मैं आपको समझा दूंगी ऑनलाइन, ऐसे ही जैसे यहाँ पढ़े मैं घर से बोलूंगी, और क्या। ये क्योंकि ये तो पूरा ये टॉपिक तो जैसा है, इसको समुद्र जितना है। शुरुआत करें तो इस ज्योतिष, फिर सूर्य सिद्धांत शिरोमणि, ये आपको सिद्धांत शिरोमणि 600-700 पेज की पूरी बुक है। और मैं आपको ये बता दूं सबको, ये कंप्लीट ग्रह का घूमना, कब ग्रह वक्री होंगे, कितने दिन वक्री, कितने दिन मार्गी, वो आज ये लोग लेकर आ गए। हम लोग तो बहुत खुश हो गए, अरे ये इतना सॉफ्टवेयर बन गया, ये बना दिया, ये बना दिया। इससे बढ़िया और सॉलिड जो हमारे ये शास्त्र में पढ़ा है ना, ये तो कुछ नहीं है इनके आगे। ये नासा, इनके सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल कुछ नहीं है। और इन लोगों ने लाकर हमको इतना चकाचौंध कर दिया ना कि वो जो बोल रहे हैं वो ही सही, समझ रहे हैं आप। अगर हम बोलने भी जाएंगे ना कि नहीं शास्त्र ये कह रहा है, तो भी नहीं मानोगे, हम खुद ही नहीं मानेंगे। अब खुद और शायद इसी रीजन से वैदिक ज्योतिष के कुछ नियम भी सही तरीके से लग नहीं पाते हैं। आप ऐसे पंचांग बना के लगाओ, आपको पंचांग भी मिल जाएगा। मैंने 2 साल की PDF दे दी है यहाँ पर, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें 1 महीने की टोटल 9 पेज है, 1 नहीं 9 पेज। अगर आप ये शास्त्र पाठ से जाओगे उसमें सारे ग्रह की भी डिटेल है,
जो छोटे नक्षत्र है उसमें ग्रह थोड़े कम दिन रहेगा, बड़े नक्षत्र में ग्रह ज्यादा दिन रहता है। हम तो यही सोचते हैं कि आज गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर आप पंचांग बोलेगा 6 महीना तक गुरु राहु के नक्षत्र में है, 6 महीने क्या, वो 3 महीने ही है, 3 महीने तो बाहर निकल गया। राहु का नक्षत्र छोटा है, अश्लेषा छोटा है, आर्द्रा छोटा है, बड़ा है ही नहीं। वो लोग मैडम अपने कन्वीनियंस से महादशा में सबका कैलकुलेशन अलग अलग बता देते हैं कि इस प्लेनेट का इतना दिन है, लेकिन वो लोग नक्षत्र को तो इक्वली डिवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने नक्षत्र को ही इक्वली डिवाइड कर दिया है ना। आप ये समझो, आप सर्वतोभद्र चक्र खोलो तो मालूम पड़ेगा। सर्वतोभद्र चक्र में अभिजीत को अलग से प्राधान्य दिया गया है, उसका सब्जेक्ट अलग है। अब सर्वतोभद्र के में 28 नक्षत्र के बगैर सर्वतोभद्र चक्र होगा ही नहीं। पंचशला का चक्र 28 के बगैर होगा ही नहीं। सप्तशला का चक्र भी 28 नक्षत्र के बगैर होगा ही नहीं। तो ये सब चीज कहाँ ये लोग यूज करें? नासा यूज कर रही है क्या प्रेडिक्शन में? कर ही नहीं रही। अच्छा, इन्होंने सूर्य के ऊपर 1 महीने का एक ही प्रेडिक्शन दे दिया, जबकि हमारा तो महीने में रोज चंद्र रोज नक्षत्र बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर फलादस जितना हमारा स्ट्रॉन्ग है उतना सायन का है ही क्या? कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है वो। दिव्या जी, आगे के जो प्रश्न है, हम समय का थोड़ा मैम हमारा लिमिट है। वाइस चांसलर मैम भी आ गए, हम अपना अगला सत्र भी शुरू करेंगे। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस है, आप जो ऑनलाइन जुड़े हैं, आप हमें ईमेल से लिख सकते हैं, हम मैम से आपका कनेक्ट करवा देंगे, तो वो उचित रहेगा। बस ऑफलाइन से एक क्वेश्चन लास्ट है। अच्छा, हाँ मैम, हाँ नमस्ते बिंदु जी। नमस्ते। प्रश्न नहीं है, आपसे आग्रह है कि आपकी एक पूरी वर्कशॉप हम यहाँ 5 दिन की रख सकते हैं, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो क्योंकि ये विद्या भी बिल्कुल सही तरह से आगे जानी चाहिए, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप जब भी बोलोगे मैं आ जाऊंगी, अवेलेबल हो जाऊंगी। धन्यवाद मैम। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले सत्र के शुरुआत के लिए थैंक यू। ऑनलाइन जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्षमा करिए, आज समय थोड़ा हमारा कम है। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज दें, हम मैम से आपको कनेक्ट करवाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार कि आपने मेरी इतनी बात सुनी। और नंबर में कभी भी आप कोई भी किसी भी मैटर के लिए फ़ोन कर सकते हैं। आप मैडम से मेरा नंबर ले लीजिए। थैंक यू सो मच।